नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। G7 सम्मेलन में शामिल होने म्यूनिख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया प्रवासी भारतीयों को संबोधित। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस से भी की भेंट। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का पहला बजट पेश। और हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन से नशा मुक्त हरियाणा मिशन की शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में होगी धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी के म्यूनिख में हैं। कल शाम उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। राष्ट्र की सफलता में प्रवासी भारतीयों की सराहना करते हुए उन्होंने भारत के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। 47 साल पहले आज के ही दिन आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कुचलने और बंधक बनाने का प्रयास किया गया था। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारत के डीएनए में है, उसे रौंदने का प्रयास किया गया। हमारा गौरव है जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है। आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। हम भारतीय कहीं भी रहें अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि भारत में तकनीकी और डिजिटल क्रांति हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी, भारत हर मोर्चे पर अग्रणी है। 21वीं शताब्दी का भारत उद्योग के चौथे चरण की क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूनिख में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस से भी भेंट की। दोनों नेताओं ने वाणिज्य और संस्कृति के क्षेत्र में संबंध और बढ़ाने के उपायों पर विचार किया। दो राष्ट्रों की मौजूदा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय बैठक थी। भारत और अर्जेंटीना के बीच संबंधों को 2019 में बढ़ाकर कार्यनीतिक भागीदारी का रूप दिया गया था। दोनों देशों के बीच पिछले वर्षों में बहुआयामी संबंध मजबूत हुए हैं और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग में भी वृद्धि हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन से नशा मुक्त हरियाणा मुहिम की शुरुआत करते हुए एक पुस्तिका का विमोचन किया। इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे के मौके पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ ऐसे एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के जरिए नशा मुक्त हरियाणा मिशन की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने की इस मुहिम के तहत अब सरकार, एनजीओ और समाज के सभी लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। इस एक्शन प्लान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कि हमें अपने पूरे प्रदेश के सब लोगों को इसके लिए आग्रह करना पड़ेगा। आईसी एक्टिविटीज भी करनी पड़ेंगी, लोगों को प्रेरित भी करना पड़ेगा हर दृष्टि से। और सब तरफ से जब समाज में प्रेशर होगा, वातावरण बनेगा, तब लोग सोचेंगे कि वास्तव में ही इसको रोकना है। आखिर व्यक्ति कोई गलत रास्ते पर चल पड़ा तो उसको क्या वापस अपने आप को ठीक करने के लिए अवसर नहीं होना चाहिए क्या? ये जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं शिक्षण संस्थाओं में, जो कार्यक्रम, इसका नाम इन्होंने धाकड़ रखा है, मैं धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा धीरे धीरे धाकड़ हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है आगे।
धाकड़ का अर्थ है हिम्मत वाला व्यक्ति। उन्होंने बताया कि कक्षा के 5 बच्चों का समूह बनाया जाएगा जो सुस्त, अकेले रहने वाले और चोरी छिपे नशा करने वाले बच्चों की पहचान करेंगे। इसकी सूचना कक्षा अध्यापक यानी सीनियर धाकड़ को देंगे। सीनियर धाकड़ सूचना मिलने के बाद संबंधित प्रिंसिपल, हेडमास्टर को रिपोर्ट करेंगे जो नोडल धाकड़ कहलाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऑडिटोरियम में उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वयं नशा न करने और दूसरों को भी नशे से दूर रहने की प्रेरणा देने की शपथ दिलाई। मैं प्रण करता हूं कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में नशे के ग्रस्त की पहचान कर उसे उचित परामर्श और चिकित्सा देकर उसका पुनर्वास किया जाना शामिल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर नशे के खिलाफ गायक सुभाष फौजी के गीत को भी प्रसारण किया। देश में अब तक 197 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 12,72,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 11,000 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय पूरे देश में 92,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.58% है। कल लगभग 11,000 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि इस अवधि में 25 लोगों की इस महामारी में जान गई। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि 11 करोड़ 99 लाख से अधिक टीके अभी भी उनके पास शेष हैं। कल ट्राई सिटी में कोरोना के 130 नए मरीज मिले। सबसे अधिक 76 मरीज चंडीगढ़, जबकि मोहाली में 27 और पंचकुला में 30 संक्रमित पाए गए। चंडीगढ़ में संक्रमण दर 5.56% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटों में 1366 लोगों की जांच की, जिनमें 31 पुरुष और 45 महिलाएं संक्रमित मिले हैं। 7 दिन की अवधि पूरी करने पर 73 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। चंडीगढ़ में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 495 हो गई है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट अनुमान पेश करते हुए कहा कि 2022-23 के लिए 1,55,860 करोड़ के बजट के खर्चे का अनुमान है। ये 2021-22 से 14% ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इसमें 66,440 करोड़ स्थायी खर्चा है, जिसमें वेतन, कर्जा और पेंशन आदि शामिल हैं। पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए 3,163 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मोहाली के नजदीक फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 490 एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को वित्तीय संकट से निकालने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। चीमा ने कहा कि 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों को मुफ्त बिजली सब्सिडी, औद्योगिक बिजली छूट जारी रहेगी। खेती बाड़ी सेक्टर के लिए 11,560, स्वास्थ्य के लिए 4,731 करोड़, हुनर विकास केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए 641 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1,232 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक अनुदान और जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए किसानों को 4 बड़े ड्रम मुफ्त देने की घोषणा की। करनाल के डॉक्टर मंगल सेन सभागार में प्राकृतिक खेती पर आयोजित समीक्षक बैठक में ये घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में हरियाणा पहला राज्य होगा जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की घोषणा की गई है। फिलहाल प्रदेश की 50,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए खंड स्तर पर प्रदर्शन प्लांट लगाए जाएंगे। आज तुलनात्मक ध्यान में ये आ रहा है कि जो प्राकृतिक खेती है वही एक इसका विकल्प है। लागत कम होगी, प्रकृति के नाते से जो एक प्रकृति के अनुसार जो एक तरीका होता है काम करने का, उसको बदल करके हम कहीं सुखी नहीं हो सकते। कि जो आत्मा योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई आत्मा योजना, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी,
अब ये चूंकि केंद्र की स्कीम है, केंद्र से भी प्राथमिकता यही है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। प्रदेश की भी प्राथमिकता है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। जितना कंट्रीब्यूशन इसमें स्टेट को भी करना पड़ेगा उतना करेंगे। प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन प्लांट लगाने वाले किसानों के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 22 कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया और उन्हें प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए उन्हें टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को 20 से 25 के छोटे छोटे समूह में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 27 जून से 3 जुलाई तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिष्ठित साप्ताहिक समारोह का आयोजन करवा रहा है। क्षेत्रीय संक्राय प्रभाग द्वारा साप्ताहिक समारोह के दौरान कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता स्थानीय कार्यालय में आयोजित की गई। आजादी का अमृत महोत्सव में छात्रों को शामिल करने की भावना के साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य आधिकारिक आंकड़ों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और भारतीय कार्यालय सांख्यिकी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देना है। चंडीगढ़ में यह आयोजन सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य प्रशासनिक कार्यालय और मोहाली में सेक्टर 65 स्थित एक होटल में करवाया जा रहा है। चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम का उद्घाटन हरियाणा के अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के अतिरिक्त निदेशक राजवीर भारद्वाज ने किया। वहीं मोहाली में अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के अतिरिक्त निदेशक रंजीत माथुर ने बताया कि इस समारोह में करीब 13 कॉलेज विभागों के प्रतिभागियों ने भाग लेने की संभावना है। इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों में जो है अपना जागरूकता पैदा करना, देश प्रेम के प्रति, आज़ादी के प्रति, साथ ही ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के प्रति। क्योंकि जो हमारा कोई प्रोग्राम है ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होगा, हालांकि इसमें कुछ और जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न होंगे, पर मूलतः जो है ये हमारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो हमारी शासकीय सांख्यिकी है उसके ऊपर होगा। क्योंकि इसके माध्यम से हम जो छात्र हैं, जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रति हम एक अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स के प्रति उनके प्रति अवेयरनेस भी क्रिएट हो। प्रतिभागियों को भागीदारी का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और विजेता टीम को रोमांचक पुरस्कार दिए जाएंगे। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भरा नामांकन पत्र। 18 जुलाई को मतदान के बाद 21 को होगी मतगणना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीसी से किया राजस्थान में 13 अरब रुपए की लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण, कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फ्रांस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 की मिक्स्ड कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर ज्योति, सुरेखा वर्मा और अभिषेक वर्मा को ट्वीट कर दी बधाई। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने। नमस्कार।